अभी से थोड़ी देर पहले भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए जो ईरान में रहते हैं। पहले इसके पहले जनवरी में ऑलरेडी एक जो है एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। भारतीय नागरिक जो है यात्रा न करें ईरान, इसकी बात कही गई थी। लेकिन ये जो एडवाइजरी जारी की गई है आज अभी, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप ईरान में हैं तो आप वहाँ उस देश को छोड़ के चले जाएं या निकल जाएं। किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेवल का संसाधन ले करके आपको उस देश से बाहर जाने की सलाह दी गई है। जनरली इस तरह की एडवाइजरी तब जारी की जाती हैं जब चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जिस तरह से ईरान का मुद्दा अब गर्म होता चला जा रहा है और आज के भारतीय ये एडवाइजरी जारी करने के बाद ये जो है सोशल मीडिया में भी बात चल रही है और बहुत सारी जगहों पे ये देखने को मिल रहा है कि जो वॉर की उम्मीद है वो बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यद्यपि ऐसा बिल्कुल एक तरफ से मान लेना ऐसा नहीं लगता है कि आपको एक तरफा ये मान लेना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सारे पहलू की चर्चा करेंगे कि क्या जल्द ही युद्ध की शुरुआत हो सकती है या क्या पैरामीटर्स देखने को अभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को तक एक जो है डेडलाइन दी गई है। हम इन सब पहलू की बात करेंगे। इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर किस तरह से हो सकता है इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि एडवाइजरी जारी हुई है, इस एडवाइजरी में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी मीन्स के थ्रू जो है ईरान को छोड़ के जाइए। इसके पहले भारत से ही नहीं और भी कई राष्ट्र हैं जिन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी हुई है। यद्यपि आज 23 फरवरी को ये एडवाइजरी जारी हुई भारत की तरफ से, लेकिन जो अन्य राष्ट्र हैं उसमें से अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सर्बिया है, स्वीडन है, यूनाइटेड किंगडम है। और यूनाइटेड किंगडम का मतलब हो गया यूरोप के ज्यादातर देशों ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है। उसमें जर्मनी उसमें आप इटली है, उसमें फ्रांस है, उसमें सारे के सारे डेनमार्क है, नॉर्वे है, ज्यादातर देशों ने वहां के लिए एडवाइजरी जारी करी हुई है। यानी आप पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम को मान सकते हैं, लगभग पूरा यूरोप को मान सकते हैं, कनाडा उसमें सम्मिलित हो चुका है। तो अब ये मुद्दा मोटा मोटी ये दिखने लगा है कि चीजें गड़बड़ होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है वहां पर अमेरिका का विवाद चल रहा है। विवाद क्या है, कई लोग को ये नहीं समझ में आता। तो विवाद बेसिकली वहां पर परमाणु समझौते को लेकर के है और साथ में जिस तरह से वहां सत्ता को बदलने के लिए यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, वहीं पर उसका विरोध कर रही है वहां की सरकार। और उस सरकार के खिलाफत में परमाणु समझौते को लेकर के कि वो यूरेनियम का जो संवर्धन है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है वेपन्स क्रिएट किए जा सकें। जबकि सरकार ये कह रही है ईरान की कि हम ये कुछ भी जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम अपने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए कर रहे हैं। भारत का जो स्टैंड यहाँ पर रहा है, भारत लगातार ईरान के साथ में रहा है। अभी जो लास्ट टाइम यूएन में वोटिंग भी हुई थी जब, तो वहां पर भी भारत ने ईरान का साथ दिया था और वहां पर भी ये कहा था कि भारत जो है आप अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में वहां की जो सरकार है उसके सपोर्ट में हम रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक कि कोई न्यूक्लियर वेपन ना बनाया जा रहा हो। अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात होगी तो भारत का स्टांस बदलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसका असर बाकी जगहों से ज्यादा जो है आपको क्रूड पर देखने को मिलेगा और इसीलिए क्रूड ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों के अंदर क्रूड में वृद्धि भी हुई है, लेकिन अगर आप बाजारों के संदर्भ में देखिए तो जाहिर सी बात है क्रूड का बढ़ना भारतीय इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसका सीधा असर जो है आपकी मार्केट में जो तेजी होती है उसके खिलाफ जाता है। यानी निगेटिविटी के लिए ये माना जा सकता है क्रूड के बढ़ने का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो शुक्रवार है, यानी ये जो शुक्रवार है 26 फरवरी, वो बेसिकली 27 फरवरी, वो एक बेसिकली एक डेडलाइन दी गई है जिसको लास्ट डिच ऑफ डिप्लोमेसी बोला जा रहा है। यानी उस दिन तक अगर कोई समझौता नहीं हो जाता, आपको ये पता होना चाहिए कि 25 तारीख से वहां पर वार्तालाप शुरू हो रही है, 26 तारीख को वहां पर पूरा शिष्टमंडल पूरा दिन बात करेगा, 27 को ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस आने की उम्मीद है। अभी इसके पहले जो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले जो वार्तालाप फेल हुई, वहां उसके बाद से मामला थोड़ा और गर्म हुआ है, लेकिन वापस से कल शाम को और परसों दिन के दौरान ये बातें ईरान की तरफ से रही। उन्होंने बार बार ये कहा कि हम जो है फिर से बात करने को तैयार हैं। यूरेनियम संवर्धन के लिए ही उसमें सारा मुद्दा फंसा हुआ है। अगर ये वार्तालाप हो जाती है, यानी अगर ये चीजें फाइनलाइज हो जाती हैं, तो ये जो डर का माहौल है, युद्ध का माहौल है, वो कम हो सकता है। लेकिन अगर ये वार्तालाप फेल होती है, यानी अगर ये बातचीत फिर से खराब होती है, जो कि 26 तारीख को इसका आउटकम आपको देखने को मिलेगा, डेडलाइन 27 तारीख
तारीख को है, 25 से लेके 26 में बात होनी है। उसके पहले अगर कुछ बातें गड़बड़ ना हुई और ये बात होती है दोनों शिष्टमंडलों के बीच में, तो फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर वो नहीं हुआ तो ये जो वीकेंड आएगा ये कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे मामले के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से स्टीव जो हैं बिल्टॉफ वहाँ पे गए हुए हैं, मतलब वो जाएँगे, और अब्बास जो हैं मंत्री विदेश ईरान के, वो उस बैठक में रहेंगे और उसके बाद इन सारी पहलुओं पे चर्चा होगी। यूरेनियम संवर्धन ही उसमें मेन मुद्दा फंसा हुआ है और अगर उस मुद्दे पे कुछ मामला सेटल हो जाता है तो वो चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन वॉर की स्थिति बढ़ती क्यों जा रही है? क्योंकि अभी तक जितना समय गुजरा है, अमेरिका का जो सबसे ज़्यादा सैन्य जो मावड़ा है वो इस समय जो है मिडिल ईस्ट में दिख रहा है। अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है कि उसको ब्रिटेन या फिर यूके के किसी देश से या फिर यूरोप का कोई देश उसको एक प्रकार से मतलब ये कहिए स्थल प्रोवाइड करे जहां से वो अपनी लॉन्च कर सकता है इस युद्ध को। लेकिन चूंकि पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन ने एक तरफा जो है इसमें दिखाया है कि वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं, अपनी जमीन का उपयोग वो नहीं करने देना चाहते हैं, और इस नाते भी ये मामला अभी खिंचता चला जा रहा है। साथ में जिस तरह से चाइना और जिस तरह से रूस बहुत मुखर होकर के यहाँ पर ईरान के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा मामले को और जो है गंभीर बनाता है, क्योंकि रूस लगातार जो है सैन्य अभ्यास भी कर रहा है ईरान के साथ। और इस सारे मुद्दे में उसका जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वो उभर के आए हैं इस पहलू पर, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक इसमें डोमिनेंस करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके नाते भी ये मामला इतना लंबा खींचा है, नहीं तो शायद युद्ध बहुत पहले हो सकता था। तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये आगे सेंसिटिविटी क्रिएट करेगा। इसका असर जो है पूरे दुनिया में देखने को मिलेगा, क्रूड के ऊपर देखने को मिलेगा, और क्रूड का जो असर होगा वो न सिर्फ क्रूड पर होगा बल्कि बाकी चीज़ों के ऊपर होगा। बहुत सारे लोग जोड़ के चल रहे हैं कि बिटकॉइन में जो गिरावट लगातार देखने को मिल रही है, बिटकॉइन लगातार गिर रहा है, $65,000 के आसपास में आ चुका है। तो ये जो लगातार करेक्शन है उसको लेकर के और मिडिल ईस्ट को लेकर के जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी बातों में यहाँ पे ये बात चल रही है कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ होगा तो बिटकॉइन में करेक्शंस क्रिएट हो सकती हैं। यद्यप कि अगर सिग्निफिकेंटली देखा जाए तो पहले हमेशा ये बात रही है कि कभी भी मिडिल ईस्ट में कुछ होगा तो बिटकॉइन में जंप हो सकता है। लेकिन अब ये बातें आ रही हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ होगा तो इसमें गिरावट हो सकती है और ये पैसा जो होगा बॉन्ड मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि क्रूड और जो क्रूड से जुड़े हुए बॉन्ड्स हैं फिर उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अब ये बात भी एक हद तक लगती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट उतना चले नहीं है, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी और बाकी जगहों पर भी, और बाकी जगहों पर जो बॉन्ड का पैसा है वो कहीं ना कहीं जगह खोज रहा है जहां पर उसको बड़ा पैसा बन सके और उसमें फिर वो क्रूड की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये कारण हो सकता है बिटकॉइन की गिरावट के साथ भी। तो आज भी बिटकॉइन में भी आपने गिरावट देखी है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट ठीक अगर रहते हैं ओवरऑल, लेकिन ये आप मान के चलें कि अगले 3-4 दिनों तक ये मुद्दा गर्म रहेगा और इसका असर जो है गाहे बगाहे आपको देखने को मिलेगा और वीकेंड में ये मामला ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है। तो टैरिफ का मुद्दा जो है वो तो बना ही है, साथ में ये एक नया बात खड़ी हो चुकी है और इस पूरे के पूरे चीज़ों को नाते मार्केट एक तरफा तो ना ऊपर जाता दिखता है और ना नीचे। जहाँ टैरिफ के कारणों से बाजारों में उछाल देखी, इवन आज भी हमने उछाल दिखाई है। लगातार हम जो है 25, 750, 800 की रेंज में जाके ट्रेड करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऊपर नहीं निकल पाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए। ऊपर गैप अप किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हम 25-800 के ऊपर चले गए, कहीं ना कहीं 650 की रेंज हमने दिन भर देखी है और शाम को 750-700 की रेंज हमने कवर कर ली, वहीं के आसपास क्लोज किए। अगर इस तरह की कोई भी मुद्दा गर्म होगा तो फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। तो अल्टीमेटली ऊपर वो जो 26,200 की रेजिस्टेंस बनी हुई है, जिसमें 26,050 एक महत्वपूर्ण जोन है, वो ऊपर रोकता है। नीचे की साइड में बाजार लगातार जो है 25,400 की रेंज में सपोर्ट बनाते हैं। तो इंडियन मार्केट एक दायरेबंद कारोबार किए जा रहा है। नीचे आने पर कुछ अच्छी खबरें आती हैं, ऊपर जाने पर कुछ बुरी खबरें आती हैं। बुरी खबर में अब ईरान का मुद्दा वापस से खड़ा है और जिस तरह से भारत ने एडवाइजरी जारी की है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको जरूर समझ के देखना चाहिए, क्योंकि ये खबर कभी भी ओवरनाइट आएगी और इसका असर जो है वो निगेटिविटी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। कुछ ये जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक कि बातें एकदम से साफ ना हो जाएं अमेरिका और ईरान के बीच में, और जो कि होने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या अमेरिका इस तरह से आगे बढ़ सकता है, या फिर चूंकि ये पूरा का पूरा बात जो है वो न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ है तो अमेरिका अभी पीछे रहेगा, अमेरिका ईरान के ऊपर उतनी जल्दी हमला नहीं करेगा या वो नहीं ही करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।